बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट और बगैर हेलमेट के जवानों को ऑपरेशन लॉन्च क्यों किया गया और किस तरह से जवानों को भेजा गया। ऑफिस में बैठ के जवाब देना और ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बात करना, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि जब जब इस देश में चुनाव होते हैं, जब जब हमारे जवान शहीद होते हैं, वो कमी रहती है ऊपर वाले कमांडरों की जो ऑपरेशन के लिए नियुक्त किए गए कि उनकी समझदारी और उनका ऑपरेशन करने का तरीका। क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि नुकसान सीआरपी को हुआ है, नुकसान देश को हुआ है, नुकसान परिवारों को हुआ है, नुकसान सरकार को नहीं हुआ। अभी हाल ही में बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 24 जवान शहीद हो गए हैं और इन शहीद जवानों के लिए अब देश भर में आवाज़ उठने लगी है और सेना से जुड़े हुए भी कई सवाल उठने लगे हैं कि बार बार ये हमले हो रहे हैं, सेना इनसे क्यों नहीं सबक ले रही है? क्या नक्सलवाद फिर से अपना सर उठा रहा है या सेना अपने ऑपरेशन में कहीं ना कहीं चूक कर रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं और उन सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ में है अर्धसैनिक बल के कोऑर्डिनेटर किरणपाल सिंह। किरणपाल सिंह से ही जानेंगे कि क्या वजह है कि नक्सलवादी क्षेत्र में नक्सलवाद फिर से पनप रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में फिर एक घटना हुई है जिसमें 24 जवान शहीद हो गए हैं। आपके हिसाब से क्या वजह है? क्या नक्सलवाद फिर से बढ़ने लगा है या सेना अपने ऑपरेशन में कहीं ना कहीं चूक हो रही है जिसकी वजह से ये सारी घटना जो है वो नक्सलवादी अंजाम दे पा रहे हैं? आपका मानना क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात, मैं छत्तीसगढ़ और झारखंड जहाँ पे नक्सलवाद प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसके बारे में बता देना आपको चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो आपने कहा कि भाई चूक हो रही है, सेना वहाँ पे ऑपरेशन को ऑप्स नहीं कर रही है। ये पैरामिलिट्री फोर्स और इंटरनल मामला है, तो ये पूरी तरह से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर का मामला है और वो इसको ऑपरेट करते हैं। हाँ, चूक हुई है और इस ऑपरेशन में जो चूक हुई है, जो हमने देखा है और ज़मीनी स्तर पे जिस तरह से जवानों के छत विरत जो शरीर थे, जो शव थे, उनको हमने देखा है, तो हमारे एक तरह से रोंगटे खड़े हो गए और मैं काफ़ी दुखित हूँ। और सीआरपीएफ के लिए मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ कि जो बल देश में सबसे बड़े बेड़े के रूप में माना जाता है सीआरपीएफ, और जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर चुनाव और वीवीआईपी सिक्योरिटी में सब जगह तैनात है, उस बल का वहाँ पे ऑपरेशन है और ऑपरेशन को फेल हो जाना, तो सबसे बड़ी तो जो ऑपरेशन में वहाँ के लीडर हैं, जिन्होंने ऑपरेशन को लीड किया, उनकी चूक है। आपने देखा होगा आज तक किसी चैनल ने, किसी ने ये नहीं दिखाया है, और मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और डीजी सीआरपीएफ है या कोई भी है, वो ये जानकारी देने में सक्षम रहे कि बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट और बगैर हेलमेट के जवानों को ऑपरेशन लॉन्च क्यों किया गया और किस तरह से जवानों को भेजा गया। आपने बताया कि आप स्वयं फोर्स से जुड़े हुए हैं और सेना के हक के लिए कई सारी आवाज़ें आप उठाते रहे हैं। आपने नक्सल प्रभावित इलाकों में वहाँ पर ग्राउंड में काम भी किया है। उस टाइम पे जब आपने काम किया था और ये जो घटना हो रही है, बीच में घटना कम हो गई थी, फिर से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है तब के माहौल और आपके माहौल में? हमेशा छत्तीसगढ़ के अंदर में जब भी आपने देखा होगा कि जितने भी ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जितनी भी क्षति पहुंची है, उनमें सबसे ज़्यादा मार्च से लेके और जून तक के महीना में ये घटनाएं होती है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है वहाँ, और इस गर्म के कारण हमारे जवान बहुत लंबी जो दूरी होती है उसको तय करने में पूरा ऑपरेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो वहाँ के लोकल जो नक्सल है, जो गांव वालों का एक तरह से पूरा एक संगठन बना के और गांव वालों के साथ मिलके वो वहाँ पे जगह जगह आईडी ब्लास्ट करते हैं, आईडी लगा के रखते हैं वो पहले। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इसमें क्वेश्चन मार्क होता है कि जो हिडम्बा है वो सुकमा का रहने वाला है, जिसने बीजापुर में घटना को अंजाम दिया, और उसने इसी घटना को नहीं, उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें सीआरपीएफ की हमारी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। हमारे जो 76 जवान पहले भी 2010 में शहीद हुए, उसके बाद में 2017 में हमारे जवान शहीद हुए, 2016 में हुए, 2019 में 1 मार्च में हमारे 12 जवान शहीद होते हैं, फिर हमारे 24 जवान शहीद हो जाते हैं वहीं पे। और उसके बाद में भी जो सिस्टम है वो बार बार इस बात को कहता है कि भाई हमने छत्तीसगढ़ में जो पूरी तरह से शांति बहाल कर दी। तो आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में शांति अगर आपने बहाल की है, ये दोनों पार्टियों की सरकार एक की सेंटर में है,
और जो विपक्षी दल है उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जवान तो चले गए। एक तो जो किसान हमारे यहाँ दिल्ली की सीमाओं पे चले गए, 250 से 300 किसान हमारे यहाँ शहीद हो गए और उनके ही बच्चे आपने वहाँ शहीद करा दिए। इसका जवाब कौन देगा दोनों सरकारों में से? अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं डीएम अवस्थी, उन्होंने ये कहा है कि 80 से ज़्यादा कैंप जो हैं नक्सलवादी प्रभावित एरिया में लगाए गए हैं, जिससे नक्सलवादी जो लोग हैं उनमें खलबली है। कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं सेना की इस गतिविधि से, जिसके चलते ये ऑपरेशन दिया गया। आपका क्या मानना है इस बारे में? जो अवस्थी जी ने कहा है कि हमने कैंप लगा दिए और हम लोगों का वहाँ पे मनोबल जीतने में बहुत बड़े सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजापुर में जाके जो गांव वाले हैं जो वहाँ पे रहते हैं उन्होंने वो एरिया देखा है। पहली बात तो वो जाए कि भाई हम देखते हैं, ऑफिस में बैठ के जवाब देना और ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बात करना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये नक्सल समस्या देश के लिए बहुत है, बहुत बड़ी है। और छत्तीसगढ़ में मुझे बताइए कि ये कहते हैं कि बहुत बड़ी घटनाओं में कमी आई है, मुझे आप बताइए कि इन्होंने कितने ऑपरेशन इल्ज़ाम दिए और कितने वहाँ पे नक्सलाइट मारे गए? जवाब दे। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो भी है, वहाँ पे नक्सलवादियों का प्रभाव जनता के ऊपर ज़्यादा है और गवर्नमेंट का प्रभाव बहुत ही कम है। क्यों? क्या वहाँ की जनता गवर्नमेंट से खुश नहीं है? तो खुश क्या कौन करेगा उसे? फोर्सेस को तो आप टास्क देते हो ना कि जाके भी आप जाइए ऑपरेशन करिए। फोर्स का काम है टास्क को पूरा करना। फोर्स का काम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशनरी मामले को सुलझाना नहीं है। वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ को और भारत सरकार को मिलके वहाँ की समस्याओं को सुधारना है। और सरकार, राष्ट्रपति जी के पास में कई ऐसी पावर्स है, जो संविधान के अंदर पावर्स है कि वो आदिवासी क्षेत्रों में डायरेक्ट विकास को पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। घटना हो रही है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। हमको जनता का भी मूड जानना पड़ेगा, उनका भी मनोबल जीतना पड़ेगा। और जो हमारी फोर्सेस के जो ऑपरेशन लॉन्च होते हैं वहाँ पे, उनमें हमको सुधार करना पड़ेगा। आप ये कह दें कि अर्बन नक्सल की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो सरकार दावा ठोकती है इतनी बड़े बड़े, आज तक जो ये हिडम्बा है ये क्यों नहीं मारा गया? इंटेलिजेंस फेलियर है या एमएचए के पास में साधन नहीं है? ये किस तरह से सक्षम नहीं है उसको मारने के लिए? शहीद हमारे जवान होते हैं, परिवार उनके उजड़ते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और ये सरकार मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अगर कोई कहेगा तो ये कहेंगे कि भाई ये देशद्रोह बोल रहा है, पार्टी के विरोध में बोल रहा है। अब तो ये दोनों पार्टियों की सरकार है ना। आपने कहा कि गांव का जो दिल है, गांव वालों का दिल है, उसको जीतने का काम सरकार को करना चाहिए। 2015 में मौजूदा सरकार ने वहां पर एक प्रगति विकास योजना को लॉन्च किया था, जिसके बाद से सरकार की तरफ से ये दावा था कि गांव वालों का दिल जीतने में वो कामयाब हो गए। तो फिर चूक कहाँ हो रही है? क्यों नहीं तालमेल बन पा रहा है सेना और गाँव वालों के बीच में? आपने खुद देखा है कि सरकार ने तो ये भी बोला है कि हमने वहाँ पे फंडिंग बंद कर दी है नक्सल की। सुना होगा, संसद में बोला है हमने उनकी फंडिंग बंद कर दी, घटनाएं कम हो गई। उनके पास में इतने बड़े बड़े हथियार कहाँ से आ गए? ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ऑमनीशन कहाँ से आ रहा है? आप उनको राशन सप्लाई कहाँ से हो रहा है? वो जंगल में इतने बड़े तादाद में नक्सली 400-400, 500 की संख्या में अपने कैंप को चला रहे हैं। उनके ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पे है। क्यों? किसकी है? कौन से राज्य की सरकार? ये सेंटर की सरकार उसको जवाब देगी या राज्य की सरकार देगी? कैंप तो है ना उनके उसी जंगल के अंदर। तो आप क्या सोचते हैं कि जवान बार बार शहीद होता रहे और आपकी राजनीति की फलती फूलती रहे? इसमें अभी हमारा जो संगठन पैरामिलिट्री संगठन है, हमने कल ही डीजी सीआरपीएफ महोदय को भी लिखा है और इनको भी हम पत्र लिख रहे हैं कि सबसे पहले आप जवाब दीजिए कि आपने बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारे जवानों को लड़ने क्यों भेजा? आपके पास तैयारी पूरी थी, और तैयारी पूरी थी तो आप बताइए कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जबकि बहुत कम लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया है कि जवानों के पास बुलेट प्रूफ हेलमेट क्यों नहीं थे। किसी ने नहीं उठाया ये। और मैं जहाँ तक फोर्स में रहा हूँ और मैं ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा रहा हूँ, ऑपरेशन मैंने किए हैं, तो मैंने देखा है कि जब जवान के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट होता है तो उसके 90% चांस होते हैं जान बचाने के। वो कैजुअलिटी हो सकता है, नॉर्मल तरीके से हाथ पैर में गोली लगेगी, लेकिन उसकी जान नहीं जाएगी। इक्विपमेंटेशन है नहीं, जवान लड़ने के लिए भेज दिए और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं माला चढ़ा के। दर्द होना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सारी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर से खाली सीआरपी को आप टास्क दे के भेज देते हैं। जहां आपको ज़रूरत पड़ती है आप सीआरपी को धकेल देते हैं, जहां आपको ज़रूरत पड़ती है आप सीआरपी को हर टास्क दे देते हैं। आपको जंतर मंतर पे ज़रूरत पड़ेगी आप सीआरपी को काम पे लेते हैं। 2004 के बाद में जवानों की पेंशन बंद की हुई है। हम रिकमेंड करते हैं, हमारी मान नहीं होती, जवानों के डीए तक अभी तक नहीं दिए गए।
और उसके बाद में आप सीआरपीएफ को ही हर जगह आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है सीआरपीएफ को आप लगाते हैं। दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस सबको टास्क आप बांटिए। आपने बात की बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई, लेकिन जो सरकार का रक्षा बजट है उसमें लगातार इजाफा किया जा रहा है और सरकार सेना से जुड़े हुए जो अत्याधुनिक उपकरण हैं उनको अपडेट करने पर लगातार प्रयास कर रही है। फिर खामियां कहाँ रह रही हैं? क्या वजह है कि सेना के जो जवान हैं उनको इन सब चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है, या होते हुए भी उन तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं? आपके हिसाब से क्या वजह है ये? देखिए, आपने सेना की बात करी, सेना का बजट आता है, सेना का बजट जो आता है वो आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, लेकिन हमारी जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो अर्धसैनिक बल है, ये आते हैं गृह मंत्रालय के अंडर। हम गृह मंत्रालय से ही ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जो बजट किए हैं उनमें से उन्होंने कितने बजट के हमारे लिए जवानों के लिए इक्विपमेंटेशन खरीदे। जो हमारे इक्विपमेंट है, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो लड़ने के साधन है वो दो। सेना को तो वो बजट जो देते हैं उससे पैरामिलिट्री का कोई मतलब नहीं होता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है पैरामिलिट्री फोर्सेस का। हमारा बजट, सबसे पहली बात है कि हमने सरकार को, हमारे कई लोगों ने रखा है कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए एक मिनिस्ट्री का अलग से गठन किया जाए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है। इसको ह्यूमन राइट के भी केस देखने हैं, सीबीआई के भी देखने हैं, सारे राज्यों की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है। तो पैरामिलिट्री का जो मिनिस्ट्री है ना, ये तो वो अलग की जाए, ये पैरामिलिट्री का बिल्कुल इसमें एक केंद्रीय मंत्री अलग बनाया जाए। ये समस्या बहुत बड़ी है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सीआरपीएफ के जवानों को बार बार शहीद करवाने के लिए, ठीक है, सरकार भेज देती है, लेकिन सरकार उनके परिवारों के पीछे देखती है। पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए, हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड में जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, लेकिन क्या सरकार उन पे संवेदनशील? शहीद के बाद है 2 दिन तो सब रो लेते हैं, 2 दिन के बाद क्या होता है परिवार का, उस पे सरकार कभी संज्ञान लेती है? नहीं लेती। लेकिन उन परिवारों से हमारा संगठन और हम लोग जुड़ते हैं और हम उनकी दर्द और पीड़ा जब इनको बताते हैं तो ये सुनते नहीं हैं। इस ऑपरेशन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया और उसके बाद में कहा गया कि हम इस हमले में कतई चुप नहीं रहेंगे और उनके खात्मे के लिए जो संभव प्रयास होगा हम सेना को छूट देंगे कि वो प्रयास करे और नक्सलवादी जो ये घटना हुई है उसको पूरी तरीके से खात्मे पर विचार करें। आपको लगता है कि क्या बात बनेगी? अच्छा है उनके अगर ये है कि हम अंजाम देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन गृह मंत्री जी आए दिन ये ऐसे बयान देते रहते हैं, ठीक है, और उनके बयान देने का मतलब है ही दूसरा है। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि जब इस देश में चुनाव होते हैं, जब इस देश में चुनाव होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारे 44 जवान शहीद होते हैं, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। उसके बाद में बिहार के चुनाव होते हैं तो गलवान घाटी का हमला होता है, हमारे 20 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद में आज अगर वेस्ट बंगाल और आसाम का चुनाव है तो हमारे 26 जवान शहीद हुए हैं, ये 24 जवान, ठीक है। एक जवान को हमारे को अपहरण करके नक्सल लेके गए हैं वहाँ से, उसके परिवार का रो के बुरा हाल है। और ये अपनी यहाँ पे जो है जो रोटियाँ सेक रहे हैं, ये दोनों पार्टियों से ही मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति परिप्रेक्ष्य के चक्कर में आप जवानों पर राजनीति करना बंद कर दें इस देश में। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने भी सेना के अंदर काफ़ी समय तक काम किया है और नक्सलवादी एरिया में भी आपकी पोस्टिंग रही है। आप क्या मानते हैं नक्सलवादी जो सोच है, विचारधारा है, वो किस दिशा की ओर जा रही है? क्योंकि सुधार भी बीच में हुआ, बात भी उठ के आई कि सुधार अब हो रहा है इन क्षेत्रों में, और इसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया फिर से। तो खामियां कहाँ रह रही हैं? क्या वजह है जो सुधार और तालमेल की स्थिति नहीं बन पा रही है और इस तरह की घटना में जो है हमारे देश के जवान जो है अपनी जान खो रहे हैं? क्या मानना है आपका? सुधार हुआ कहाँ है? भारत सरकार कह रही है कि सुधार हुआ। अगर सुधार हुआ तो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, तो फिर लोगों का झुकाव आपकी तरफ क्यों नहीं है? आपने सबसे ज़्यादा वहाँ पे खनन के काम है, जो भी है वहाँ पे बहुत सारे उद्योग है, खनिज पदार्थों की एक तरह से उपज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ और झारखंड में। आपने सुधार किए हैं, आप कहते हैं कि हमने सुधार किए हैं और हम बहुत ज़्यादा जो है विकास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को। तो ये राज्य सरकार की कमी बताऊं या सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी बताऊं कि लोगों का रुझान आपकी तरफ क्यों नहीं है, नक्सलवादियों की तरफ ज़्यादा क्यों है? क्या लोग वहाँ मजबूर हैं उनसे? और सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस को ये भी देखना चाहिए कि नक्सल को फंड कहाँ से आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही उठता है कि फ़ंड कहाँ से आ रहा है, आपने कहा। और इसके लिए जो है आपने बताया कि वो जो एरिए हैं वो पिछड़े हुए हैं,
वहाँ पर जो है लोग जो इस स्थिति में नहीं है जो एक सामान्य जीवन यापन कर सकें। इसके बाद भी नक्सलवादियों के पास इतने ज़्यादा अत्यधिक वो हथियार हैं और इसके उनके पास में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि वो सेना से 19 नहीं 20 साबित हो जाते हैं कभी कभी। तो कहाँ खामियां रह रही हैं और उनके पास में ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? आपके हिसाब से क्या है वजह ये? देखिए, फंडिंग का जो बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां उस पर जांच करें और उसको पता करें कि उनके पास फंडिंग और हथियार आ कहां से रहे हैं। लेकिन अगर फंडिंग और हथियार आने के बावजूद वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात, आपने एम्बूस को देखा होगा कि बार बार बताया गया है कि जो जो एम्बूस है वो यू टाइप में किया गया है। हमारे जवान बहुत ही भारी मात्रा में थे, ठीक है, उसके बाद भी हम इतनी बड़ी कैजुअल्टी भुगत रहे हैं। इसका जवाबदार कौन है? और मैं दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जो 2010 में जो आज वहाँ पे आईजी महोदय है ऑपरेशन सीआरपीएफ, वो 2010 में भी वहाँ पे डीआईजी थे। तो उनके आप परिप्रेक्ष्य देखिए कि उन्हीं को चुन के क्यों भेजा गया वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब बातों के कारण मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और जो राज्य सरकार है वो दोनों ही इन बातों पे अपना तालमेल लगा के, और नक्सलवाद में सबसे बड़ा जो आपने ये मेरे से पूछा, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि नक्सलवाद की जो ज़मीनी समस्या है, जो ज़मीनी वहाँ की समस्या है, मैं फोर्स का आदमी होने के बावजूद भी ये कहता हूँ कि वो है गरीबी और उनका रुझान हमारी तरफ कैसे आए, उन लोगों को हमारी तरफ कैसे लाया जाए। लेकिन सरकार तो प्रयास कर रही है ना उनको मोड़ने के लिए। कई सारे योजनाओं के तहत वो चाहते हैं कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए और इनको पटरी पर लाया जाए और तालमेल की स्थिति बने, लेकिन बात नहीं बन पा रही है और उसका खामियाजा आज देश के सामने है। जब तक नक्सल लीडर को पकड़ के यह तो ऊपर नहीं पहुंचाया जाएगा, यह जब तक जो नक्सल लीडरों के बड़े बड़े जिनका पता है इनको, जब तक उनको या तो ऊपर नहीं पहुंचाया जाए, उनकी फंडिंग बंद नहीं की जाएगी, हर गांव के अंदर विकास नहीं पहुंचाया जाएगा और विकास के अंदर गांव वालों को जाके समझाया नहीं जाएगा कि आप इस रास्ते को छोड़ो, तब तक ये सक्सेसफुल मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से घटना ये हुई है, इस तरह से अगर ज़्यादा ये कहते हैं कि हम देश के अंदर में सेना का ऑपरेशन नहीं कर सकते, सीआरपीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि गोरिल्ला वारफेयर के लिए बहुत सारी फोर्स इनके पास है। मैं खुद असम राइफल से आता हूं कि जिस असम राइफल्स ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को पीस घोषित कराने में बहुत बड़ा योगदान किया। आप लगाइए असम राइफल्स की भी 6-7 बटालियन वहाँ पे भेजिए। खाली सीआरपीएफ को आप हर जगह धकेल दे रहे हैं। एक जवान यहाँ से जा रहा है पुलिस के साथ काम करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, वो साथ के साथ काउंटर इंसर्जेंसी में, तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ऑपरेशन फेलियर बात इसमें जो रहती है ना, वो जवानों की नहीं रहती है कमी, वो कमी रहती है ऊपर वाले कमांडरों की जो ऑपरेशन के लिए नियुक्त किए गए, कि उनकी समझदारी और उनका ऑपरेशन करने का तरीका वो सही नहीं था। और उस पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि नुकसान सीआरपी को हुआ है, नुकसान देश को हुआ है, नुकसान परिवारों को हुआ है, नुकसान सरकार को नहीं हुआ है। सरकार के माध्यम से और अभी भी कुछ ये बात निकल कर सामने आ रही है लोगों के द्वारा, खासकर सेना में जो लोग हैं उनके द्वारा, कि जब सेना का जवान इस तरह के ऑपरेशन में शामिल होता है तो उसका एक समय सीमा होती है कि 24 घंटे के ऑपरेशन में को ये अंजाम देंगे, 48 घंटे के होते हैं। लेकिन ये भी एक बात इससे निकल के आ रही कि इस तरह के जवानों को लगातार कई दिनों से इस तरह के ऑपरेशन में भेजा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक दबाव है वो भी इस पर हावी हो सकता है इस तरह के ऑपरेशन पे? देखो, जिस तरह से मैंने ग्राउंड में देखा है, और ये मैं बताता हूँ कि मैं खुद जीडी जो ऑपरेशनल जीडी जनरल के जवान काम करते हैं, मैं उसमें ही रहा हूँ। कोई भी जवान ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा से ज़्यादा के ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि जंगल में वो चलता ही रहेगा। वो रोबोट कोई मशीन तो नहीं है ना, वो जवान है, उसका हड्डी मांस का ये शरीर है ना। ऊपर वाले एसी में बैठ के सिर्फ हुक्म दे देते हैं कि जवान भेज दिया हमने और ये एक ही जवान चलता रहेगा। तो सबसे बात तो है कि स्ट्रेंथ जवानों की और जवानों की बदली, मतलब जवानों को समय समय पे बदली कर देना, रिफ्रेश कर देना चाहिए। अगर एक ही जवान 8 दिन तक चलता रहेगा तो स्वाभाविक है कि वो हरासमेंट भी होगा, बदन तो थकेगा ना उसका, और उसका ही नक्सली फ़ायदा उठाते हैं। आपने बिल्कुल ये सही क्वेश्चन किया है। और एसओपी इनके पास है, इनके पास एसओपी है, कोई अनजान नहीं है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के पास एसओपी है। ये एसओपी में दिखाए
कि इस एसओपी के मुताबिक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना चाहिए या इससे बाहर देना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे ये है किरणपाल जी कि आप के हिसाब से चूक कहाँ हुई, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी इस तरह के ऑपरेशन में शामिल रह चुके हैं। आपके हिसाब से इस ऑपरेशन में चूक कहाँ हुई? इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चूक है जिन्होंने ऑपरेशन को ब्रीफिंग किया, जिन्होंने ऑपरेशन को लॉन्च किया, उनकी प्लानिंग क्या थी, इस प्लानिंग में चूक हुई है। और प्लानिंग चूक हुई है कि इनके पास में अगर इंटेलिजेंस इनपुट पूरे थे तो उस इनपुट के हिसाब से ही इनको काम करना चाहिए था। कितनी स्ट्रेंथ है हमको पता होता है कि वहाँ पे 20 है या 22 है या कितने हैं। इन्होंने अगर ऑपरेशन लॉन्च किया और वो पूरा घेर गए कि ये कह रहे थे क्या ऑपरेशन ऐसा होता है क्या कि आप चारों तरफ से भैंस बकरी को घेर रहे हैं कि भाई घेरो और इनको एक तरह भगा लो। एक दुश्मन से वहाँ पे गोली से लड़ाई होनी है, वहाँ पे सब कुछ होना है। छत्तीसगढ़ झारखंड के एरिया में आईडी ब्लास्टें होती है और ये यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं इसी रूम में बैठ के कि हमने जवान को भेज दिया, अब सब कुछ सक्सेस हो जाएगा। तो इसमें इंटेलिजेंस भी फेलियर रही है, इसमें पूरी तरह से जो कमांडर है जिन्होंने ब्रीफिंग डीब्रीफिंग का काम किया उनका भी इनपुट फेलियर रहा है और उसके बावजूद ही हमें इतनी बड़ी क्षति पहुँची है। तो ये थे हमारे साथ में अर्धसैनिक बल कोऑर्डिनेटर किरणपाल जी, जिन्होंने कहा कि नक्सलवादी जो ये नक्सलवादी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 24 जवान देश के शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा जिसका खामियाजा आज देश के जवानों को भुगतना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस घटना के बाद कौन सा कदम उठाएगी जिसके बाद नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकेगा। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।